आज हमारे हाथ एक बहुत ही पुरानी किताब का एक पन्ना लगा है और उस पर बस एक नाम लिखा है, नाजा ट्राइपुडियंस। हम्म। एक ऐसा नाम जो सुनने में किसी प्राचीन मंत्र जैसा लगता है। ज्यादातर लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। सही कहा। लेकिन इसका दूसरा नाम सुनते ही मुझे लगता है सबके कान खड़े हो जाएंगे। इंडियन कोबरा। बिल्कुल, इंडियन कोबरा। और ये पन्ना असल में कोबरा के जहर के बारे में है। और यहीं से एक कहानी दिलचस्प हो जाती है। हमारे पास सबूत का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, एक पुरानी किताब का पन्ना, और इसमें एक जहर के बारे में कुछ कह सकते हैं हैरान करने वाले दावे हैं। तो आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हाँ, इन सुरागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये हमें किस तस्वीर तक ले जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने से पहले ये बताना जरूरी है कि आज का हमारा स्रोत असल में होम्योपैथी की एक पुरानी मटेरिया मेडिका से लिया गया है। 19वीं सदी की एक तरह की औषधियों की डिक्शनरी। हाँ, हमारा मकसद इसकी वैज्ञानिक वैधता पर बहस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उस दौर में इस पदार्थ को कैसे देखा और समझा जाता था। एक जहरीले सांप और इंसान के दिल और दिमाग के बीच क्या रिश्ता देखा गया था, है ना? हाँ, ये एक तरह से टाइम ट्रेवल जैसा है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 साल से भी पहले के चिकित्सक किसी चीज के बारे में कैसे सोचते थे। तो चलिए पहला सुराग देखते हैं। पहला सुराग पढ़कर ही सच कहूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस पन्ने की पहली ही पंक्ति है, आत्मघाती पागलपन, लगातार काल्पनिक परेशानियों के बारे में सोचना। ये बहुत ही भारी और गहरी बात है। बहुत गहरी। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। ये उस मानसिक स्थिति का वर्णन है जिसके लिए इस जहर का जिक्र किया गया है। मतलब एक मनोदशा। हाँ, एक मनोदशा। सोचिए, एक ऐसी हालत जहाँ इंसान अपनी ही बनाई हुई चिंताओं के जाल में इस कदर फंस गया है कि वो आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। और ये बात कोबरा के जहर से जुड़ी जानकारी में सबसे पहले लिखी है, दिल या शरीर से भी पहले। और यही बात इसे उस दौर के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी बना देती है। उस समय में मन और शरीर को बिल्कुल अलग अलग देखा जाता था। हाँ, सही बात है। दिमागी बीमारियों को एक अलग दुनिया समझा जाता था और शारीरिक बीमारियों को अलग। तो किसी जहर को सीधे तौर पर काल्पनिक परेशानियों जैसी गहरी मानसिक अवस्था से जोड़ना ये दिखाता है कि उस समय के चिकित्सक मन शरीर के संबंध को कितनी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे, जो आज साइकोसोमैटिक मेडिसिन का आधार है एक तरह से। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ जहर के असर की बात नहीं, बल्कि एक सोच की, एक फिलॉसफी की बात है। हाँ। और मन पर इतना गहरा असर डालने वाली चीज का प्रभाव शरीर के केंद्र यानी दिल पर न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और इस पन्ने का सबसे बड़ा हिस्सा इसी कनेक्शन पर है। ये हमें हमारे दूसरे सुराग की तरफ ले जाता है। दिल। इस दस्तावेज में दिल की बीमारियों की एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहले लिखा है हृदय का साधारण हाइपरट्रॉफी। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हाइपरट्रॉफी का सीधा सा मतलब है किसी अंग की मांसपेशियों का आकार में बढ़ जाना। तो हृदय का हाइपरट्रॉफी का मतलब हुआ हृदय की मांसपेशियों का असामान्य रूप से मोटा हो जाना, जिसे आम भाषा में इनलार्ज्ड हार्ट कहते हैं। हाँ, वही। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं की वजह से दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। कोबरा का जहर तो अपने न्यूरोटॉक्सिक असर के लिए जाना जाता है, जो दिल और सांस को मतलब बंद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये कितना अजीब है कि जो जहर दिल को बंद करने के लिए जाना जाता है, उसे ही दिल की बढ़ी हुई मांसपेशियों को ठीक करने का उपाय बताया जा रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। और ये हमें उस दौर की मेडिकल सोच के केंद्र में ले जाता है। ये विचार लाइक क्योर्स लाइक के सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। जहर ही जहर को मारता है। कुछ वैसा ही। यानी एक पदार्थ जो स्वस्थ शरीर में कुछ लक्षण पैदा करता है, वही पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में उन्हीं लक्षणों वाली बीमारी को ठीक कर सकता है। तो तर्क ये था कि अगर कोबरा का जहर दिल पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है, तो शायद वही प्रभाव सही तरीके से इस्तेमाल करने पर दिल की समस्याओं को ठीक भी कर सकता है। ये एक विरोधाभास है। हाँ, लेकिन इसी विरोधाभास में उस समय का विज्ञान छिपा था। ये तो वाकई में सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें लिखा है कि ये तीव्र सूजन से क्षतिग्रस्त हृदय को ठीक करने के लिए भी है। अब देखिए, कहानी का दायरा कितना बड़ा हो रहा है। एक तरफ सिंपल हाइपरट्रॉफी है, जो एक धीरे धीरे मतलब सालों में बढ़ने वाली समस्या है, एक क्रॉनिक कंडीशन। हाँ।
और दूसरी तरफ ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी अचानक हुई तेज सूजन से हुए नुकसान की बात करा है। मतलब ये पुरानी और नई दोनों तरह की समस्याओं पर लागू होता दिख रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे लिखा है पुरानी हाइपरट्रॉफी और वाल्व्यूलर घावों की पीड़ा से राहत। वाल्व्यूलर घाव ये क्या होते हैं? वाल्व्यूलर घाव या वाल्व्यूलर लीजन्स का मतलब है हृदय के वाल्व में किसी तरह की खराबी। हमारे दिल में 4 वाल्व होते हैं जो दरवाजों की तरह काम करते हैं और खून के बहाव को एक ही दिशा में रखते हैं। ठीक है। जब इनमें कोई खराबी आ जाती है तो दिल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और कई तरह की तकलीफें होती हैं। तो ये दस्तावेज कह रहा है कि नाजा सिर्फ दिल की मांसपेशियों पर ही नहीं बल्कि उसके वाल्व की पुरानी खराबियों से होने वाले दर्द में भी राहत दे सकता है। इस पन्ने पर एक लाइन है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया और सच कहूं तो थोड़ा डरा भी दिया। कौन सी? इसमें जिक्र है डिप्थीरिया के बाद हृदय के लकवे का खतरा। ये एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा स्थिति की ओर इशारा है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कई बार अपने टॉक्सिन से दिल की मांसपेशियों पर हमला करता है। अच्छा। काम करना बंद करने का खतरा पैदा हो जाता है जिसे यहाँ हृदय का लकवा कहा गया है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये सिर्फ पुरानी बीमारियों या दर्द की बात नहीं कर रहा, ये तो जिंदगी और मौत के बीच की स्थिति की बात कर रहा है। बिल्कुल। और ये सुराग हमें बताता है कि इस जहर को उस समय के चिकित्सक एक बहुत ही शक्तिशाली डीप एक्टिंग दवा मानते थे जो सिर्फ छोटे मोटे लक्षणों के लिए नहीं बल्कि शरीर के सबसे गहरे संकट के समय में काम आ सकती है। ये दिखाता है कि वो कोबरा के जहर की ताकत का सम्मान करते थे और मानते थे कि इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल भी बड़ी समस्याओं के लिए ही हो सकता है। अब कुछ ऐसे लक्षणों की बात करते हैं जो शायद कई सुनने वालों को अपने से लगेंगे। यहाँ लिखा है दम घुटने के साथ बोलने में असमर्थता, घबराहट, पुरानी धड़कन, विशेष रूप से सार्वजनिक भाषण के बाद हंसती है पब्लिक स्पीकिंग के बाद दिल की धड़कन बढ़ना। ये लाइन पढ़कर तो मुझे लगा कि ये मेरे बारे में ही लिखा है ना कमाल की बात। यहाँ आकर ये पुराना अकादमिक सा लगने वाला दस्तावेज अचानक बहुत ज्यादा मानवीय और रिलेटेबल हो जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शारीरिक लक्षण नहीं बता रहा बल्कि उसके ट्रिगर को भी पहचान रहा है। सार्वजनिक भाषण एक तीव्र भावनात्मक और मानसिक तनाव का पल होता है और ये सीधे सीधे उस तनाव को दिल के लक्षणों से जोड़ रहा है। धड़कन का तेज होना, सांस फूलना। और अब इसे पहली लाइन से जोड़कर देखिए, लगातार काल्पनिक परेशानियों के बारे में सोचना। हाँ, ये उसी स्पेक्ट्रम का दूसरा सिरा है। एक तरफ गहरी आत्मघाती चिंता है और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव, जैसे मंच पर जाने का डर। तो ये दस्तावेज दिखा रहा है कि चिंता चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी हो, उसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। बिल्कुल। ये मन और शरीर के उस कनेक्शन को फिर से उजागर कर रहा है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये सिर्फ दिल की मशीनरी की बात नहीं कर रहा बल्कि उस पर हमारी भावनाओं, हमारे डर के असर को भी समझ रहा है। सच में। और इसमें कुछ और भी बहुत सटीक अवलोकन है। जैसे एक जगह लिखा है, आम वाती कार्डिटिस के तीव्र चरण में जलन पैदा करने वाली सूखी सहानुभूतिपूर्ण खांसी। सहानुभूतिपूर्ण खांसी, ये क्या होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है। इसका मतलब है कि खांसी फेफड़ों की वजह से नहीं है बल्कि दिल की सूजन के कारण एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर हो रही है। दिल बीमार है और उसकी सहानुभूति में शरीर खांस रहा है। अरे वाह। और दर्द के बारे में भी बहुत खास बातें लिखी हैं, जैसे दर्द गाड़ी की सवारी करने या करवट लेकर लेटने से बढ़ जाता है। और ये भी कि दिल के क्षेत्र में गंभीर चुभने वाला दर्द होता है। ये छोटे छोटे विवरण क्या बताते हैं? ये छोटे विवरण ही असल में पूरी कहानी बताते हैं। गाड़ी की सवारी करने से दर्द का बढ़ना ये संकेत देता है कि शायद शरीर कंपन या गति के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया है। अच्छा। करवट लेकर लेटना, खासकर बाईं करवट पर, से दर्द बढ़ना कई बार दिल के मरीजों में देखा जाता है क्योंकि इससे दिल पर दबाव महसूस होता है। और चुभने वाला दर्द, ये दर्द की प्रकृति को बता रहा है कि ये हल्का नहीं बल्कि तेज और चुभने वाला है। सही। ये सब मिलकर एक मरीज की तकलीफ की एक जीती जागती तस्वीर बनाते हैं। अब एक और बहुत ही अनोखे सुराग पर आते हैं जो नाड़ी यानी पल्स के बारे में है। ये कहता है बल में अनियमित लेकिन लय में नियमित नाड़ी। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है। ये पहेली नहीं बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से सटीक अवलोकन है। इसे समझने के लिए हमें नाड़ी की 2 चीजों को अलग करना होगा, लय रिदम और बल
फोर्स। ठीक है। लय में नियमित का मतलब है कि हर धड़कन के बीच का समय बराबर है, टिक टिक टिक, एक समान गति से। और बल में अनियमित? इसका मतलब है कि हर टिक की ताकत एक जैसी नहीं है। हो सकता है एक धड़कन मजबूत महसूस हो और अगली थोड़ी कमजोर, और उसके बाद वाली शायद फिर से मजबूत। अच्छा। तो नियमित है, लेकिन हर धड़कन का जोर अलग अलग है। ये दिल की मांसपेशियों के सिकुड़ने की ताकत में उतार चढ़ाव का संकेत हो सकता है। सोचिए, बिना किसी ईकेजी मशीन के, सिर्फ उंगलियों के स्पर्श से। हाँ, सिर्फ स्पर्श से इस तरह का बारीक फर्क महसूस कर लेना, ये उन चिकित्सकों के अवलोकन कौशल को दिखाता है। यह सच में कमाल है। अच्छा, इस पन्ने के अंत में एक छोटा सा सेक्शन है जिसका नाम है संबंध या रिलेशंस। इसमें कुछ छोटे नाम दिए गए हैं: आर्स, कैक, क्रॉट, लैच, मैग, स्पिग। ये क्या है? ये हमारी जासूसी का आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। ये छोटे नाम असल में दूसरे पदार्थों के संक्षिप्त रूप हैं। जैसे लैच का मतलब है लैकेसिस, जो एक दूसरे जहरीले सांप के जहर से बनता है। अच्छा। क्रॉट का मतलब है क्रोटेलस, जो रैटल स्नेक के जहर से बनता है। तो ये एक तरह का क्रॉस रेफरेंस है जिसमें दूसरे सांपों के जहर का जिक्र है। बिल्कुल। ये सूची बताती है कि ये जानकारी अकेली नहीं है, बल्कि किसी बड़े ज्ञान प्रणाली का हिस्सा है। एक ऐसी प्रणाली जहां दवाओं को अकेले नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ तुलना करके और उनके संबंधों को समझकर पढ़ा जाता है। मतलब ये एक तरह का परिवार है और नाजा उस परिवार का एक सदस्य है। आप ऐसा कह सकते हैं। ये सूची कह रही है कि अगर आप नाजा को समझना चाहते हैं तो आपको इन दूसरे पदार्थों को भी देखना होगा जो इसके जैसे हैं या इससे कुछ मामलों में अलग हैं। तो आज की हमारी इस छानबीन को अगर हम समेटें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। हमने एक कोबरा के जहर के बारे में एक पुराने दस्तावेज के सुरागों को जोड़ा, और हमारा पहला सुराग था मन। ये दस्तावेज एक शक्तिशाली जहर को आत्मघाती सोच और काल्पनिक परेशानियों जैसी गहरी मानसिक स्थितियों से जोड़ता है, जो उस दौर के लिए एक बहुत ही आधुनिक विचार था। बिल्कुल। फिर हम दिल पर आए और हमने देखा कि कैसे इस जहर को दिल की लगभग हर तरह की समस्या के लिए वर्णित किया गया है। दिल के आकार के बढ़ने से लेकर सूजन, वॉल्व की पुरानी समस्याएं, और यहाँ तक कि डिप्थीरिया के बाद होने वाले लकवे के खतरे तक, जो हमें बताता है कि इसे एक बहुत शक्तिशाली और व्यापक असर वाली चीज माना जाता था। और हमने उस विरोधाभास पर भी बात की कि कैसे एक जानलेवा जहर को ही जिंदगी बचाने वाला समझा जा रहा था। हाँ। और शायद सबसे आकर्षक सुराग थे इसके बहुत ही बारीक और मानवीय विवरण। पब्लिक स्पीकिंग के बाद धड़कन का बढ़ना, गाड़ी में सफर करने से दर्द का बढ़ना, या फिर वो खास तरह की नाड़ी जिसमें बल तो अनियमित है पर लय नियमित है। हाँ। यहाँ आकर्षक बात यही है। ये दस्तावेज सिर्फ दिल की बीमारी जैसा सामान्य शब्द इस्तेमाल नहीं करता। ये उस इंसान की कहानी बताता है जो उस बीमारी से गुजर रहा है। ये बताता है कि उसे कैसा महसूस होता है। मानवीय दृष्टिकोण ही इस स्रोत का केंद्र बिंदु है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये अवलोकन की कला है। ये स्रोत एक शक्तिशाली जहर को जीवन और भावनाओं के प्रतीक यानी हृदय के उपचार से जोड़ता है। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आज के दौर में जब हमारे पास ईकेजी, एमआरआई और अनगिनत टेस्ट हैं, क्या हम बीमारी को समझने में कुछ खो रहे हैं? क्या हम डेटा और नंबरों पर इतना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं कि हम उस इंसान की कहानी को सुनना भूल गए हैं जिसकी नाड़ी बल में तो अनियमित है पर लय में नियमित है?